सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रेमचंद लिखित बड़े घर की बेटी यह कहानी। पहले हम प्रेमचंद जी का परिचय देखते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ। साल 1880 में हिंदी साहित्य का वो हीरा मिला जो अपनी कलम के बूते पर बरसों तक दमकता रहेगा। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक, कथाकार एवं उपन्यासकार कहलाते हैं। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अजायब राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, परंतु उर्दू में उन्होंने नवाब राय के नाम से लेखन किया और हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लेखन किया। उर्दू कहानियां उनकी जो थी वो जमाना में प्रकाशित हुई। उनका साहित्य वैविध्यपूर्ण तथा उच्च कोटि का है। उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है जो 1808 में प्रकाशित हुआ। हिंदी कहानीकार के रूप में उनका आगमन सरस्वती पत्रिका में सन 1916 में प्रकाशित पंच परमेश्वर कहानी से हुआ। मतलब उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर यह है। तब से उन्होंने मृत्यु तक 1936 तक 300 कहानियों का उन्होंने लेखन किया। प्रेमचंद जी जो है तो उनका हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पर गजब की पकड़ है। उनकी 2 ऐसी कहानियां थी जिस पर फिल्में बन चुकी है। एक थी सदगति और एक थी शतरंज के खिलाड़ी। प्रवृत्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रेमचंद जी की कहानियों के हम 3 चरण कर सकते हैं, 3 भागों में उन्हें विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जो है तो आरंभिक कहानियां जो उन्होंने लिखी तो वो आदर्श स्वर उसमें प्रस्तुत होता है। मध्य की कहानियों में आदर्श तथा यथार्थ का मिला जुला स्वर प्रस्तुत होता है और तीसरा मतलब आखिरी दौर जो था तो कठोर यथार्थ का स्वर उसमें मुखर हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि कफन यह जो उनकी कहानी थी अंतिम कहानी थी और वह अत्यंत कठोर प्रतीत होती है। प्रेमचंद जो है मानव स्वभाव का सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त हुए हैं। ये इतने महान, प्रसिद्ध, लोकप्रिय साहित्यकार थे कि उनका जो साहित्य है तो अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। उनके साहित्य में अणमेल विवाह, बाल विवाह, जातिभेद समस्या, किसानों की समस्या, शोषण का दुष्ट चक्र, ऐसी अनेक स्थितियों पर जीवंत चित्रण हुआ है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। छोटे छोटे वाक्य है। व्यंग्य प्रधान शैली में उन्होंने अपने भावों को अनूठी अभिव्यंजना दी है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और गोदान। कहानी संग्रह में है प्रेम द्वादशी, प्रेम पच्चीसी। नाटक में है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है और कफन उनकी अंतिम कहानी है। आज हम देखने जा रहे हैं बड़े घर की बेटी यह कहानी। आजकल हम देखते हैं कि स्त्रियां जो है पढ़ी लिखी हो चुकी है, उनके स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका है। प्रेमचंद की नायिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो उनकी सारी नायिकाएं जो है साहित्य की नायिकाएं आदर्श सिद्ध हुई है। प्रेमचंद ने हमेशा ही उनकी रचनाओं में नारियों को स्वतंत्र विचारों वाली आदर्श स्वाभिमानी रूप में प्रस्तुत किया है। पुरुष लेखकों की रचनाओं में कभी कभी स्त्री विरोधी भूमिका प्रतीत होती है, परंतु प्रेमचंद ऐसे थे जो हमेशा स्त्रियों को अपनी रचनाओं में उच्च कोटि का स्थान देते थे। उनकी प्रत्येक रचना अगर देखी जाए सरल एवं स्पष्ट है तथा सुंदर उदाहरणों का उन्होंने यहाँ पर प्रत्यय दिया है। और उनके पात्र इस प्रकार के होते हैं कि उनके पात्रों में हम खुद को ढाल लेते हैं। हमें ऐसे लगता है वो पात्र इस प्रकार बनाते हैं कि वो हमें जीवंत लगने लगते हैं।
आज जो हम कहानी देखेंगे वो बड़े घर की बेटी है। यह स्त्रीवादी कहानी है। इसमें स्त्री विमर्श दिखाई देता है कि यहाँ पर जो यह कहानी की नायिका है, तो ये कहानी की नायिका अत्यंत समझदार आदर्श रूप लेखक ने हमारे सम्मुख रखा है। ऐसा नहीं है कि हर बार लेखक या लेखिका ने जो नायिका है वो विरोध करने वाली या कलह निर्माण करने वाली या द्वेष करने वाली ऐसी ही चित्रित की जाए, यह ऐसा नहीं है। प्रेमचंद ने बहुत ही आदर्श रूप प्रस्तुत कहानी में नायिका का रखा है। तो कहानी के जो प्रमुख पात्र है बेनी माधव सिंह है। बेनी माधव सिंह के दो पुत्र है, एक है श्रीकंठ सिंह और दूसरा है लाल बिहारी सिंह, और एक प्रमुख पात्र जो है वह आनंदी भी है। तो कहानी जो है, कहानी बेनी माधव के परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है। बेनी माधव जो है गौरीपुर के एक जमींदार है और एक नंबरदार है। बेनी माधव के दो बेटे हैं, बड़े का नाम श्रीकंठ है और दूसरे का नाम लाल बिहारी सिंह है। श्रीकंठ सिंह जो है तो वो पढ़ाई में अव्वल है और पढ़ाई में रुचि भी है। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की है, परंतु उनका भाई जो है, छोटा भाई लाल बिहारी सिंह, उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है और वो पढ़ा भी नहीं है। लेकिन श्रीकंठ सिंह जो है पढ़े लिखे है, समझदार है, और लाल बिहारी बिल्कुल उसके विरुद्ध है, बिल्कुल भी समझदारी उनमें नहीं है, वे अनपढ़ भी है। तो देखिए कि लाल बिहारी जो है दोहरे बदन का सजीला जवान है और श्रीकंठ ने बीए की उपाधि प्राप्त करते करते बिल्कुल दुबले, पतले, निर्बल और कांतिहीन वे बन गए हैं। और श्रीकंठ सिंह जो है प्राचीन हिंदू सभ्यता के वे चहीते हैं। उनका ऐसा मानना है कि स्त्रियों ने मिलजुल कर रहना चाहिए और स्त्रियों ने संयुक्त परिवार में रहना चाहिए वगैरह उसका मानना है। तो यह जो उनके विचार है, इन विचारों के कारण गांव में जितनी भी लड़कियां थी, कुंवारी लड़कियां थी या महिलाएं भी जो थी, तो उनकी सारी शत्रु बन गई थी या विरोधक बन गई थी या निंदक बन गई थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जितनी महिलाएं थी उन्हें ऐसे लगता था कि ये श्रीकंठ जो है हमारा क्या है, दुश्मन है, ऐसे उन्हें प्रतीत होता था, क्योंकि इनके विचार ऐसे थे कि संयुक्त परिवार। और आजकल की लड़कियों का विचार अगर हम करेंगे, उस जमाने की भी लड़कियों का अगर हम विचार करेंगे, तो लड़कियों को ससुराल अच्छा लगता नहीं था, जो स्थिति आज भी कायम है। और श्रीकंठ सिंह जो है शादीशुदा है, उनकी पत्नी का नाम आनंदी है। अब ये आनंदी जो है उच्च परिवार की है, शालीन परिवार की है और जमींदार के तालुकेदार के परिवार की है। घर में सारी सुख वस्तुएं है, भौतिक सुख सुविधाएं पूरी उसके घर में है। श्रीकंठ सिंह जो है तो पहले जमींदार रहा करते थे, परंतु बेनी माधव सिंह ने उनकी पूरी जो दौलत है, धन दौलत जो है, वकीलों पर लगा दी थी, वकीलों पर उड़ा दी थी, और इस कारण अब उनके हालात कुछ ठीक से नहीं थे। उनके घर धन दौलत की कोई मतलब बहुत ही कम थी और 1000 वार्षिक आय, इतना ही उनके घर पर आता था। अब आनंदी एक रूपवती थी, गुणवती थी। ऐसे बहुत कम बार देखा जाता है कि ब्यूटी विथ ब्रेन जिसे कहा जाता है, सौंदर्य के साथ दिमाग भी जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत कम स्त्रियों में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आनंदी बहुत ही शालीन थी, रूपवती थी, गुणवती थी और समझदार तो बहुत ही थी। तो ऐसी जो रूपवती गुणवती कन्याएं होती थे, तो प्रत्येक माता पिता का एक सपना होता है कि मेरी बेटी का विवाह एक अच्छे, शालीन, प्रतिष्ठित और अमीर घर में होना चाहिए। बस भूप सिंह जो है आनंदी के पिता, उनका भी यही विचार था कि आनंदी का विवाह किसी अच्छे बड़े घर में हो। श्रीकंठ सिंह से उनकी मुलाकात जब हुई थी, तो श्रीकंठ सिंह का स्वभाव उन्हें बहुत पसंद आया था और तभी उन्होंने ठान लिया था कि मेरी बेटी की शादी मैं इसी के साथ करूंगा। अब श्रीकंठ सिंह के साथ उसका विवाह भी हो जाता है। आनंदी एक टीमटाम उसकी आदत थी, अच्छे जीवन की उसे आदत थी, जो ससुराल में बिल्कुल नहीं था। साधारण सा एक मकान था, वहां पर फर्श भी नहीं थी, कोई फोटो तस्वीरें वगैरह भी कमरे में लगी हुई नहीं थी, या कोई बाग बगीचा भी नहीं था। वो तो एक रेशम के स्लीपर भी लेकर आई थी कि जो वो यहाँ पर पहन सके, घूम सके, ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, जो उसने मायके में जी थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विरुद्ध था। ऐसे कहा जाता है कि स्त्रियां सहनशीलता
देवता की मूर्ति होती है और स्त्रियां इस प्रकार होती है कि जैसा वातावरण है वैसे वातावरण में खुद को ढाल लेती है। यहाँ पर आनंदी ने भी खुद को ऐसे ही ढाल लिया कि अनुकूल वातावरण में खुद को उसने तैयार कर लिया, उसने सहन करना सीख लिया। मानो इस प्रकार वो ससुराल में रह रही थी कि वो वहीं की हो, उसने कभी भी अमीरी क्या होती है देखी ही नहीं, इस प्रकार वहां पर वो रहने लगी थी। तो एक दिन आनंदी और देवर का झगड़ा हो जाता है और झगड़े का कारण यह था कि दाल में घी क्यों नहीं है। अब लाल बिहारी जो है 2 चिड़िया लेकर आता है। आनंदी ठहरी बहुत बड़े खानदान की थी, अमीर खानदान की थी, पैसे की कोई वहां पर कमी नहीं थी। जितना भी घी था उसने मांस में डाल दिया था और उसने दाल में घी नहीं डाला था। तो यह बात लाल बिहारी को पसंद नहीं आई और दोनों की नोकझोंक हो गई। बातों बातों में जो है तो लाल बिहारी एक अनपढ़ गवार था और ऐसे मानता था कि वो स्त्रियों को मारपीट करना तो एक बलशाली और मर्द की निशानी होती है, ऐसे वो मानता था। इसलिए खुद की स्त्री को भी, खुद की पत्नी को भी वह बहुत मारपीट करता था। लेकिन आज उसने तो अपनी माँ समान भाभी पर भी खड़ाऊ फेंक कर मारी थी, जूता फेंक कर मारा था और यह आनंदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और आनंदी गुस्सा होकर कोप भवन में चली गई थी और वह सिर्फ इंतजार कर रही थी श्रीकंठ के आने का। श्रीकंठ शहर में नौकरी करते थे, शनिवार के दिन आते थे। जैसे ही श्रीकंठ आए उसने सारा ब्यौरा दे दिया कि किस प्रकार लाल बिहारी ने उसे खड़ाऊ फेंक कर मारा है। और फिर श्रीकंठ ने जब अपने पिता से कहा तो पिता ने भी अपने बेटे का साथ दिया और कहा कि नहीं, औरतों ने, घर की औरतों ने जो है कि मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए, उन्होंने जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। आनंदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, श्रीकंठ को भी पसंद नहीं आई और श्रीकंठ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, अगर आप उसकी लाल बिहारी की साथ देना चाहते हो तो मेरा इस घर में निर्वाह नहीं होगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा या मैं अलग से रहना चाहता हूँ। तो ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। लाल बिहारी जो है छुपकर वहां पर सुन रहा था। वो अपने बड़े भाई की इतना आदर करता था, इतना डरता था कि वो सामने आकर बात भी नहीं कर सकता था। जितना पिता का आदर नहीं करता है, जितना डरता नहीं है, उतना वो अपने बड़े भाई से डरता था। वो बाहर तक नहीं आया, छुप छुप कर अंदर से ही वह सुन रहा था। उसने सुना कि बड़ा भाई अलग होना चाहता है या अलग रहना चाहता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अंदर रोने लगा और उसने ठान लिया कि अगर बड़ा भाई घर छोड़कर जा रहा है तो उससे अच्छा है मेरी गलती है तो मैं घर छोड़कर चला जाऊं। उसने अंदर गया, आनंदी भाभी से उसने माफी मांगी और उसके आंसू टप टप गिरने लगे। वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, भाभी मैं अब जा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और भैया को भी कह दीजिएगा। आनंदी बड़ी समझदार नारी थी, उसने समझाया कि आप यहाँ से न जाओ, लेकिन उसने सुना नहीं और वह जाने के लिए निकला। आनंदी दयावती थी, समझदार नारी थी, वह रोने लगी, मन का मैल आंसुओं से धोने लगी और पति को उसने समझाया। पति को कहा, लाला जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए, मेरी जीवा को आग लगी। श्रीकंठ ने लाल बिहारी को नहीं रोका। श्रीकंठ ने कहा, जाना चाहता है तो जाने दो। ये आनंदी को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आनंदी रोने लगी और लाला को उसने रोका, समझाया। आनंदी ने कहा, मेरी ओर से मेरे मन में बिल्कुल भी तुम्हारे लिए मैल नहीं है। और दोनों जो भाई है, दोनों भाइयों को उसने मिलाया, समझाया और कहा, मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही क्या कर लेना चाहिए थी, मैंने पीछे हट जाना चाहिए था। दोनों की सुलह उसने करवा दी। दोनों भाई गले मिलकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे और तभी बेनी माधव सिंह अंदर से बाहर आए। तब उन्होंने देखा कि दोनों भाई जो है गले मिलकर रो रहे हैं और यहाँ देखकर वे पुलकित हो उठे और बोल उठे कि ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां जो बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। मतलब देखिए, बिगड़ता हुआ काम अपना देवर घर छोड़कर जा रहा है और ऐसे वातावरण में उसने अपने पति को समझाया, देवर को समझाया और उसने रोक लिया। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा और कहा, ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां। निष्कर्षतः देखिए, प्रेमचंद जी लिखित जो ये कहानी है बड़े घर की बेटी, अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। ये स्त्री का आदर्श रूप हमारे सम्मुख रखने वाली कहानी है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के कारण घर में कलह होते हैं। कलह के कारण देखिए रामायण हुआ,
महाभारत हुआ, हमने उसमें देखा है कि रामायण में क्या हुआ, स्त्रियों के कारण रामायण हुआ। महाभारत में भी हमने देखा है कि महाभारत में भी स्त्रियों के कारण महाभारत हुआ है। तो हर लड़ाई की जो जड़ होती है शादी के बाद खास आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं के कारण घर में कलह हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर भी वही होता है। परंतु यह जो नारी है ये एकदम बिल्कुल अलग नारी है, स्वतंत्र विचारों वाली है, आत्मविश्वास वाली नारी है, स्वाभिमानी नारी है और समझदार भी है। समझदार होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये समझदार है, अपना टूटता हुआ घर क्या करती है, वो संभाल लेती है। यहाँ पर यह जो उनकी प्रसिद्ध, प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, आनंदी को केंद्र में रखकर प्रस्तुत कहानी का उन्होंने सृजन किया है। लाल बिहारी देवर के अशिष्ट व्यवहार से पति की अनुपस्थिति में भी बड़े घर की बेटी बड़प्पन की लाज रखती है। इस कहानी के आधार पर प्रेमचंद ने सिद्ध कर दिखाया है कि नारी जाति के आधार पर नहीं, संस्कार के आधार पर बड़ी होती है। वर्तमान भारतीय जीवन में अगर आनंदी जैसी नारियों की अत्यंत आवश्यकता है, उसके जैसी नारियां अगर हमारे समाज में हो तो हमारे समाज में कभी कलह नहीं होगा, और उसका यह जो सद्भावना पूर्वक व्यवहार है उसके आधार पर ही वह घर टूटने से बचाती है। ससुर बेनी माधव ने सुनने पर कहा कि ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां। अक्सर देखा जाता है कि बड़े घर की या बड़े बाप की बिगड़ी औलाद ऐसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग से है, बिल्कुल आदर्श रूप प्रेमचंद जी ने हमारे सम्मुख रखा है। बड़े घर की बेटी जो है अपने घर की लाज रखती है, क्योंकि गांव वाले वहां पर जमा हो गए हैं, गांव वाले सुन रहे हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनका घर टूटते टूटते रह गया है तो सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि ऐसी होती है बड़े घर की बेटियां, मतलब ऐसी ही होती है बड़े घर की बेटियां। सबने उसकी उदारता को सराहा और कहा कि ऐसी अगर बेटियां हो, ऐसी अगर स्त्रियां हमारे समाज में हो तो समाज सुधर जाएगा, घर में कलह नहीं होगा, भाई भाई कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग से घर नहीं बनाएंगे, एक आदर्श समाज की निर्मिति होगी। इस उद्देश्य से प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी की रचना की है, जो अत्यंत सार्थक लगती है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि महिलाएं पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र विचारों वाली है, प्रत्येक स्त्री को अपना परिवार ही चाहिए, जैसे पति पत्नी और अपने बच्चे। बड़े घर की लड़कियों की बात करें तो उन्हें तो घर का काम या घर के सदस्यों की गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। परंतु बड़े घर की बेटी की जो नायिका है तो ये नायिका अत्यंत समझदार है, अत्यंत सुशील है, रूपवती है, गुणवती है और चारित्र्य उसका बहुत अच्छा है। और वह कहती है कि सबके साथ वो संयुक्त परिवार में रहना चाहती है और संयुक्त परिवार में रहकर सबका काम करना भी उसे अच्छा लगता है। खड़ाऊ फेंक कर मारने के बाद भी अपने देवर को वो क्षमा करती है और अपने पति को भी समझाती है। ऐसी, सच में ऐसी महिलाएं अगर हमारे समाज में रहेगी तो कभी भी भाई भाई में कलह नहीं होगा और संयुक्त परिवार बरकरार रहेगा। क्योंकि इस आधुनिक युग की या 21वीं सदी की अगर हम बात करेंगे तो अब सब कैसे परिवार हो गए हैं, अलग अलग से सब रह ले, पति पत्नी बच्चे, बस इस प्रकार। बच्चों को अब दादा दादी क्या है ये भी मालूम नहीं है। उसके बाद जो रिश्ते नाते हैं बच्चों को वो भी अब समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग रहना पसंद कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि प्रेमचंद जी जो ये उनकी कहानियां हैं तो ये सारा आदर्श रूप जो है प्रेमचंद जी हमारे सम्मुख रखते हैं। और उन्होंने जो शीर्षक दिया है तो यह शीर्षक अत्यंत सार्थक लगता है और हमें यह कहानी जो है एक अच्छा आदर्श रूप हमारे सम्मुख रखती है।